नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया। बिस्ट बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। कुंभ मेले की तैयारी को लेकर शुक्रवार को हरिद्वार में मीटिंग हुई, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत कर सभी अखाड़ों के साधु संतों के साथ चर्चा की। मेला प्रशासन ने सभी अखाड़ों के साधु संतों को मीटिंग के लिए निमंत्रण भेजा था। आपको बता दें कि कुंभ मेला 2027 को लेकर ये मुख्यमंत्री की अखाड़ों के साधु संतों के साथ पहली बैठक है, जिसको लेकर अखाड़ों के साधु संत उत्साहित नजर आए और सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कुंभ मेला 2027 पर कहा कि कुंभ मेले 2027 का पहला शाही स्नान मकर संक्रांति 14 जनवरी 2027 को होगा। दूसरा अमृत स्नान मौनी अमावस्या 6 फरवरी, बसंत पंचमी 11 फरवरी, माघ पूर्णिमा 20 फरवरी और महाशिवरात्रि का अमृत स्नान 6 मार्च 2027 को होगा। फागुन का अमावस्या अमृत स्नान 8 मार्च 2027 को होगा। वहीं संक्रांति अमृत स्नान 14 अप्रैल 2027 को होगा। श्री राम नवमी का 15 अप्रैल और चैत्र पूर्णिमा का 20 अप्रैल 2027 को होगा। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधे जुड़ेंगे हमारे संवाददाता मनोज कश्यप से। मनोज, जिस तरीके से सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अखाड़ों के साधु संतों के साथ बैठक की है, क्या कुछ अहम बिंदु इसमें नजर आए, क्या कुछ अहम बातें निकलकर सामने आई है? बिल्कुल, देखिए भैया, 2027 में होने वाले कुंभ को लेकर एक बहुत ही जो अहम बैठक थी वो आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ में तमाम जो अखाड़े थे वो उस बैठक में शामिल हुए। यहाँ पे कुंभ को लेकर किस तरीके के जो स्नान होंगे, यहाँ पे शाही स्नान कितने होंगे और जो यहाँ पे अमृत स्नान होते हैं वो यहाँ पे कितने होंगे, तमाम इन बातों को लेकर चर्चा की गई है। खासतौर से ये देखा गया था कि यहाँ पे जो अमृत स्नान है वो यहाँ पे 3 अमृत स्नान होंगे इस बार कुंभ में, और यहाँ पे कुल मिला के जो है 10 यहाँ पे स्नान होने वाले, चाहे उसमें शाही स्नान हो या फिर अमृत स्नान हो, उनको लेकर यहाँ पे अब एक जो सहमति थी वो यहाँ पे बन गई है। हालांकि जो तमाम 13 अखाड़े थे, 13 अखाड़ों के तमाम जो प्रतिनिधि थे, जो महामंडलेश्वर थे, वो इस बैठक में पहुंचे थे। यहाँ पे मुख्यमंत्री के साथ करीब 1 घंटे से ज्यादा की बात चली। तमाम जो बिंदु थे उन पे यहाँ पे बातचीत की गई थी, क्योंकि यहाँ पे अब 2027 कुंभ मेले में बहुत ही कम समय रह गया, तो यानी कि कहा जा सकता है कि अभी से जो है कुंभ मेले का आगाज हो चुका है। यहाँ पे तमाम जो तैयारी है उनमें कहीं न कहीं शासन प्रशासन जुड़ जाएगा। उसको लेकर भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ निर्देश दिया। यहाँ पे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस बात को साफ किया कि हरिद्वार में होने वाला महाकुंभ किसी भी तरीके से उसमें कोई ढिलाई नहीं बरती जाएगी, चाहे वो जमीनी स्तर कार्यों को लेकर हो या फिर जो अखाड़ों के अंदर होने वाले जो काम काज है उसको लेकर हो। क्योंकि यहाँ पे जो अखाड़े के साधु संत आए थे उन्होंने इस बात को भी कहा है कि अखाड़ों के अंदर कुछ स्थायी जो काम होते हैं उसको लेकर भी यहाँ पे एक बजट अलग से पास करना होगा, तो उसको लेकर भी यहाँ पे सहमति जो है बनी है। हालांकि अभी तक साधु संतों को कोई बयान इससे सामने नहीं आया, लेकिन जिस तरीके की ये बैठक थी इसमें तमाम जो साधु संत थे उनकी सहमति से आज तमाम जो बैठक थी वो यहाँ पे संपूर्ण हुई है। कहा जा सकता है कि आज इस बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ में हरिद्वार के साधु संत यानी कि 13 अखाड़ों के जो महामंडलेश्वर है और अखाड़ा परिषद के जो अध्यक्ष रविंद्रपुरी महाराज वो भी इस बैठक में शामिल हुए थे। कई तरह की चर्चा इस बैठक में की गई है। बिल्कुल बिल्कुल मनोज, जिस तरीके से यहाँ पर साधु संतों के साथ ये पहली बैठक है, ऐसे में इस बैठक में साधु संतों की तरफ से कुछ मांग उठाई गई है। जैसे देखा जाता है कि विशेष समुदाय के लोगों की एंट्री पर बैन होता है या फिर नेम प्लेट मॉडल पर बैन होता है। पिछले यूपी में महाकुंभ देखा तो इसको लेकर काफी चर्चा देखने को मिली थी, तो ऐसा संतों के जरिए कोई मांग उठाई गई है? जो बैठक थी, हालांकि कुंभ की पहली बैठक इसको कहा जा रहा है, साधु संतों के साथ में ये बड़ी ही अहम बैठक थी। तो इसमें मेन जो मुद्दा था इसमें कितने स्नान होने, यहाँ पे जो काव्य अखाड़ों के अंदर किए जाते हैं उसको लेके ये बैठक की गई थी। हालांकि इसमें कोई इस तरीके का मुद्दा भी सामने निकल के नहीं आया कि जो विशेष समुदाय के जो लोग होंगे उनकी एंट्री होगी या नहीं होगी। हालांकि जो हरकी पौड़ी का अपना बायलॉज है उसमें ये कहा गया है कि 8 किलोमीटर का जो दायरा होता है हरकी पौड़ी का, इसमें किसी भी जो गैर हिंदू होगा उसको यहाँ पे आने की अनुमति नहीं होती। हालांकि कुंभ में इस तरह कोई विवाद ना हो उसको लेके यहाँ पे जो पुलिस प्रशासन है वो भी जमीनी स्तर से कार्य कर रहा है। खासतौर से सोशल मीडिया की वजह से कहीं अफवाहें फैल जाती थी कि अब से पहले जब प्रयागराज में कुंभ हुआ था तो वहां पे कहीं अफवाह फैली थी, उसके बाद कई लोगों की जान चली गई थी। तो सबसे पहले जो पुलिस प्रशासन है, जो यहाँ पे तमाम जो अधिकारी है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी इस बात को साफ किया कि अफवाह फैलाने वालों के ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। और खासतौर से जो सोशल मीडिया है उसके लिए अलग से एक टीम का गठन किया जाएगा और सोशल मीडिया पे वो निगरानी रखी जाएगी। खासतौर से तमाम जो कुंभ मेला क्षेत्र होगा वहाँ पे जो सीसीटीवी कैमरे होंगे वो भी वहाँ पे लगाए जाएंगे। और साथ ही साथ यहाँ पे कई ऐसी टीमें होगी जो कुंभ मेले के बीच में रहकर, लोगों के बीच में रहकर उनकी जो मनसा है उसको जानने का काम करेगी। साथ ही साथ ड्रोन से निगरानी रखी जाएगी, किसी तरह कोई अनहोनी ना हो उसको लेके यहाँ
यहाँ पे जमीनी स्तर से काम किया जाएगा। खासतौर से हमने देखा कि जब प्रयागराज में जो कुंभ हुआ था वहाँ पे जो कई तरह की अफवाहें फैली थी, वहाँ पे कई घटनाएं हुई थी, उनसे भी यहाँ पे जो उत्तराखंड सरकार है वो यहाँ पे सबक लेगी, कोई ऐसी घटना ना हो, तो उसको लेके भी यहाँ पे बैठक में जिक्र किया गया। तो यहाँ पे तमाम जो कुंभ है उसको भव्य दिव्य बनाने की बात की गई है। खासतौर से अर्ध कुंभ हरिद्वार में इस बार होने वाला था, लेकिन इसको कुंभ की बात की जाए तो यानी तमाम जो काव्य होंगे कुंभ के वो तमाम भव्य दिव्य होंगे। कुंभ को भव्य दिव्य बनाने के लिए तमाम तरह के जो काव्य होंगे वो अभी से शुरू कर जी दिए गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल मनोज, जिस तरीके से तैयारियां अभी से शुरू हो गई 2027 के महाकुंभ को लेकर, धन्यवाद हमारे साथ तमाम जानकारी साझा करने के लिए। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर देहरादून से सामने आ रही है, जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उत्तराखंड पहुंचे हैं। देहरादून एयरपोर्ट पर भव्य तरीके से उनका स्वागत किया गया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने अभिनंदन किया। कई अहम कार्यक्रमों में शामिल होंगे रक्षा मंत्री। सैन्य और विकास से जुड़े विषयों पर होगी अहम चर्चा। बैठकें होंगी। राज्य भर में सुरक्षा प्रोटोकॉल किए गए हैं सख्त। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां रक्षा मंत्री उत्तराखंड के दौरे पर पहुंचे हैं, जहां वो अनेक कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसी के साथ सैन्य और विकास से जुड़े विषयों पर भी बैठक में वो शामिल होंगे। राज्य में सुरक्षा प्रोटोकॉल इसको लेकर सख्त किए गए हैं। देहरादून एयरपोर्ट पर भव्य तरीके से उनका स्वागत किया गया। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधे जुड़ेंगे संवाददाता योगेश आर्य से। योगेश, जिस तरीके से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का उत्तराखंड आगमन हुआ है, क्या कुछ इसमें अपडेट है? योगेश, आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? जी, किसी टेक्निकल ग्लिच की वजह से हमारे संवाददाता से हमारा संपर्क टूट गया है। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां सैन्य और विकास से जुड़े कई सारे मुद्दों पर बैठक होगी, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद रहेंगे और इसमें चर्चा की जाएगी। आपको बता दें कि आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उत्तराखंड दौरे पर पहुंचे हैं, जहां उनका भव्य तरीके से एयरपोर्ट पर स्वागत किया गया, जहां बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने उनका स्वागत किया है। आपको बता दें कि रक्षा मंत्री कई सारे कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं। कई सारे कार्यक्रम में वो प्रतिभाग करेंगे और इसी के साथ साथ रक्षा को लेकर और विकास को लेकर कई सारी बैठकों पर भी वो शामिल होंगे। कई अहम कार्यक्रमों में शामिल होने की खबर सामने आई है, जहां सैन्य और विकास से जुड़े विषयों पर रक्षा मंत्री मौजूद रहेंगे और उस पर चर्चा होगी। राज्य भर में सुरक्षा के प्रोटोकॉल भी सख्त कर दिए गए हैं। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां रक्षा मंत्री देहरादून पहुंचे हैं, जहां उत्तराखंड के दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं। एयरपोर्ट पर उनका भव्य तरीके से स्वागत किया गया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने उनका पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया है। इसके बाद रक्षा मंत्री के कई सारे कार्यक्रम राज्य में हैं, जहां वो प्रतिभाग करेंगे और इसी के साथ सैन्य और विकास से जुड़े मुद्दों पर भी बैठकें होंगी, जिस पर वो शामिल होंगे। देखना होगा कि क्या कुछ नए सैन्य और विकास के आयाम उत्तराखंड को मिलते हैं। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। प्रदेश के स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी शुरू करने की राह में लगातार बाधा बन रही फॉरेस्ट लैंड का मामला आखिर सुलझ गया है। वन विभाग से जमीन दिए जाने की सैद्धांतिक सहमति बनने के बाद अब 2026 के सत्र से यूनिवर्सिटी शुरू होने का रास्ता साफ हो गया है। गुरुवार को खेल मंत्री रेखा आर्य ने विभाग की समीक्षा बैठक के बाद ये जानकारी दी है। विधानसभा भवन देहरादून स्थित कार्यालय में आयोजित बैठक के बाद कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने बताया कि 2-3 बार इस मामले की फाइल वन विभाग से लौटा दी गई थी, लेकिन अब दोनों पक्षों में सहमति बन गई है। उन्होंने अधिकारियों को विश्वविद्यालय के पद सृजित करने की प्रक्रिया को तेज करने से पूरा करने के निर्देश दिए हैं। आज खेल विभाग की समीक्षा बैठक की गई है और इस समीक्षा बैठक में जो हम लोगों का संकल्प था कि खेल विश्वविद्यालय के लिए भूमि हस्तांतरण की कार्रवाई को हम लोग तेजी में करें, तो उसको लेकर आज परीक्षण किया गया और अब बताते हुए हर्ष हो रहा है कि इस फॉरेस्ट डिपार्टमेंट चाहे वो भारत सरकार का हो चाहे वो राज्य सरकार में हो, एक सैद्धांतिक सहमति बन गई है। भूमि का हस्तांतरण दिए जाने के लिए सहमति बन गई है और बहुत जल्द भूमि हस्तांतरण की कार्रवाई जो है वह पूर्ण होगी और बहुत जल्द हम लोगों का लक्ष्य है कि 2026 के नए शैक्षिक सत्र के प्रारंभ से पहले यहाँ पर हम भूमि पूजन और साथ ही शैक्षिक सत्र को प्रारंभ करने का जो है हमारा संकल्प आज हमने इस बैठक में लिया है। बीते दिन राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150वें वर्ष पर उत्तराखंड के स्कूलों में वंदे मातरम का गायन किया गया।
लेकिन कुछ मुस्लिम मौलाना और मुस्लिम स्कॉलर ने इसको इस्लाम के खिलाफ बता दिया है, जिसके जवाब में बीजेपी ने इसे छोटी मानसिकता कहा है। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने कहा कि वंदे मातरम और संविधान दिवस का जो लोग विरोध कर रहे हैं वो या तो गुमराह है या फिर गुमराह किए गए हैं। उन्होंने कहा कि मातरे वतन हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे आजादी के वक्त उलेमा इकराम ने दिए हैं। कि जो लोग विरोध कर रहे हैं और वंदे मातरम का विरोध कर रहे हैं, संविधान दिवस पर विरोध कर रहे हैं, वो छोटी मानसिकता के लोग हैं, या तो गुमराह हैं या गुमराह किए गए हैं। माँ की तारीफ को, क्योंकि हिंदुस्तान का मुसलमान इस देश को अपनी माँ मानता है और मादरे वतन हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे, ये शादाब शम्स ने नहीं दिया है स्लोगन, ये आज़ादी के वक्त हमारे उलमा इकराम ने दिया है और उसकी जिंदाबाद के नारे लगाए। अब माँ की तारीफ करने में तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होती, और उसके हिंदी अनुवाद, उर्दू अनुवाद AR रहमान जो बहुत अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर हैं, उन्होंने वंदे मातरम गाना गाया है, माँ तुझे सलाम, यही वंदे मातरम का मतलब है। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। नैनीताल के एसएसपी डॉक्टर मंजूनाथ टीशी ने पुलिस कर्मियों को निर्देश दिए हैं कि नैनीताल और उसके आसपास के जिलों में शादी बारात समेत अन्य कार्यों में देर रात 10 बजे के बाद डीजे नहीं बजेगा। इसी क्रम में एसपी और सिटी मजिस्ट्रेट ने शहर के बैंकेट हॉल में डीजे स्वामियों के साथ बैठक की। इस दौरान सभी डीजे स्वामियों को एसएसपी के निर्देशों का पालन करने को कहा गया है। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि बारात समारोह में पहियों वाले लाइटिंग झालर पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेंगे। साथ ही नियमों का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि स्थानीय जनता, बुजुर्गों की शांति एवं बच्चों की पढ़ाई में बाधा को देखते हुए ये अहम फैसला लिया गया है। बारातों का सीजन शुरू हो चुका है और पूरे जनपद में, विशेषकर हल्द्वानी में बारातें काफी संख्या में हैं। इस कारण से रोजाना सड़कों पर जाम की स्थिति उत्पन्न हो रही है। इस संबंध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नैनीताल के द्वारा सभी अधिकारियों की मीटिंग ली गई थी और उसमें कुछ दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। आज उसी क्रम में हल्द्वानी में डीजे ओनर्स, जो बैंकेट हॉल के ओनर्स हैं, लाइट और बैंड वालों के साथ मीटिंग की गई है। उसमें कुछ मानक तय किए गए हैं और उनको उसको फॉलो करने के लिए कहा गया है। इसमें इन सभी को हिदायत दी गई है कि रात को 10 बजे के बाद माननीय न्यायालय के आदेश के क्रम में डीजे नहीं बजाने दिए जाएंगे। रोड पे जो बारातें चलेंगी वो डिसिप्लिन के साथ चलेंगी। उत्तराखंड हाईकोर्ट में 14 अगस्त 2025 को हुई नैनीताल जिला पंचायत के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के चुनाव में हुए बवाल और 5 जिला पंचायत सदस्यों के अपहरण और चुनाव में डाले गए एक मतपत्र में ओवर राइटिंग की शिकायत और जिला पंचायत चुनाव में रीपोलिंग और निष्पक्ष चुनाव कराने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने 3 दिसंबर को एसएसपी नैनीताल समेत 5 जिला पंचायत सदस्यों को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश होने को कहा है। मामले की 3 दिसंबर की तारीख तय की गई है। पीटीसी सदस्य पूनम मिश्र ने उच्च न्यायालय में एक अन्य याचिका दायर कर कहा है कि नैनीताल जिला पंचायत अध्यक्ष पद के चुनाव में एक मतपत्र में ओवर राइटिंग का कर क्रमांक 1 को 2 कर अमान्य घोषित कर दिया गया। याचिका में कोर्ट से जिला अध्यक्ष पद के लिए पुनः मतदान कराए जाने की प्रार्थना की है। नहीं तो वही आज वो लगा हुआ था फर्दर मॉनिटरिंग के लिए, कोर्ट इन्वेस्टिगेशन को मॉनिटर कर रहे हैं। तो आज लगा था तो उन्होंने अपनी रिपोर्ट कोर्ट को दी कि उन्होंने फर्दर क्या इन्वेस्टिगेशन किया, और रिपोर्ट को पढ़कर कोर्ट बहुत ज़्यादा संतुष्ट नहीं थे। इसलिए कोर्ट ने ये कहा है कि अगली तारीख जो 3 दिसंबर उन्होंने तय की है, 3 दिसंबर को पुलिस कप्तान और ये 5 लोग जो जिनका अब्डक्शन हुआ था, बाद में अपना दल बदल लिया, ये कोर्ट में अपियर हुई पर्सनली। पौड़ी पहुंचे पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत ने छात्र संघ उद्घाटन समारोह में शिरकत की है। इस दौरान जागरो की धुन पर वो अपने कदम नहीं रोक पाए। जहां मंच पर ढोल की धुन पर उनके कदम थिरकते ही अन्य लोग भी उनके साथ झूमने लगे।
पौड़ी से सटे गढ़वाल वन प्रभाग के नागदेव रेंज के डोबाल ढंडरी गांव में बीते 21 नवंबर को एक महिला पर गुलदार ने हमला कर दिया था, जिसके बाद से ग्रामीणों में डर का माहौल है। उन्होंने गुलदार को मारने की मांग उठाई है, जिस पर वन विभाग की ओर से क्षेत्र में पिंजरे और ट्रैप कैमरे लगाते हुए लगातार क्षेत्र में गश्त बढ़ा दी गई है। वन विभाग की ओर से गुलदार को ट्रैंकुलाइज करने के साथ ही जरूरत पर नष्ट करने के भी आदेश मिल गए हैं। वहीं आज कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल और पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत ने गुलदार के हमले में घायल महिला से गांव में पहुंचकर मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने महिला और परिजनों का हालचाल जाना। उन्होंने सरकार से मांग की है कि घायल महिला के पूरे इलाज का खर्च उठाया जाए। साथ ही वो महिला जिसने उन्हें बचाने में भूमिका निभाई, उन्हें भी सरकार की ओर से पुरस्कृत किया जाना चाहिए। मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी तक तो ये बहुत बड़ी बात है कि हमारे गांव ढंडरी में जहाँ पे गुलदार से हमला हुआ था, जो जिन पे हमला हुआ था वो मेरी भाभी जी थी। अभी तक तो कोई आया नहीं, लेकिन हमारे माननीय श्री हरक सिंह रावत जी और श्री गणेश गोदियाल जी आए। बहुत खुशी हुई, बहुत हमें जो है यहाँ पे इतने छोटे से गाँव में ये लोग आए, तो यही इनका बड़प्पन दिखाता है कि ये कितने बड़े ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं। और हमें बड़ा हर्ष का विषय है कि ये लोग यहाँ पे आए, इन्होंने हमारे जो संबंधित है उनके बारे में सुध-बुध ली। और मैं यही चाहूँगा कि आप यही देख लीजिए कि कितना बड़ा बड़प्पन है इन लोगों का कि ये लोग यहाँ पे आए। और हमें बड़े खुशी की बात है कि अभी प्रशासन की तरफ से अभी तक यहाँ पे कोई आया नहीं। जो अभी मौजूदा जो पौड़ी से हैं, सुना है कि विधायक जी की तबीयत खराब है। बाकी और लोग भी हैं, क्षेत्र से काफ़ी लोग हैं जो अभी तक यहाँ पे आए नहीं, लेकिन ये लोग आए तो हमें बड़ी खुशी की बात है। नज़दीक में एक कार्यक्रम था और हमें ये पता था कि यहाँ पर ये घटना घटी है, तो पीड़ित परिवार को मैं डॉक्टर हरक सिंह रावत जी, हमारे सभी अन्य साथी उन्हें मिलने के लिए गए। वहाँ पर जिन माता जी को बाघ ने घायल कर रखा है उन्हें देखने गए। और हमारे जाने से फ़ायदा ये है कि सरकार और वन विभाग चेतेगा, जागेगा और आगे के लिए एहतियातन जो कदम उठाने चाहिए वो कदम उठाएगा। है कि इनके इलाज का भी खर्च करे सरकार, और जिस बुजुर्ग माताजी ने उनकी जान बचाई उन्हें भी पुरस्कार स्वरूप, उनकी बहादुरी स्वरूप उन्हें भी प्रोत्साहित करें। तो एक बात कह रहा हूँ जी, यहाँ महिला को बाघ ने, तेंदुआ को, गुलदार को उसने घायल किया, और एक बुजुर्ग महिला से अगर साथ में नहीं होती उनकी बहन, बड़ी बहन, तो शायद आज वो हमारी इस दुनिया में नहीं होती। जिस तरह बाघ ने उनको अपना नियाला बनाया था। और दुर्भाग्य ये है कि जब गांव के पूरे इलाके के लोगों ने चक्का जाम किया, तब जाके उसको, गुलदार को जो है आदमखोर घोषित किया जा रहा है, उसको मारने के आदेश हो रहे हैं। ये दुर्भाग्य की स्थिति है कि सरकार इंतजार करती है कि साहब एक आदमी को, मैं क्योंकि मैं वन मंत्री रहा हूँ, मुझे मालूम है, और मैंने वन विभाग के अधिकारियों से कहा था कि तुम्हारे बच्चे को अगर खा देगा बाघ, अब तो तुम इंतजार करोगे 3 अधिकारियों के बच्चों को खाएगा, 3 लोगों को खाएगा। नियम इनका क्या है कि जब तक 3 लोगों को नहीं खा ले, 3 लोग ना मर जाएं, तब तक गुलदार को या बाघ को वो आदमखोर घोषित नहीं करते हैं। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। रुड़की स्थित भगवानपुर चंदनपुर गांव में लगभग 30 वर्षों से बंद पड़ी चक्रोड और नाली को प्रशासन ने बुधवार को कब्जा मुक्त कराकर फिर से चालू कर दिया है। जिलाधिकारी हरिद्वार के निर्देशों और ज्वाइंट मजिस्ट्रेट रुड़की के आदेश के तहत ये कार्रवाई की गई है। कार्रवाई के दौरान नायब तहसीलदार मंगलौर यूसुफ अली, राजस्व निरीक्षक ओम प्रकाश तथा राजस्व उप निरीक्षक सविता और पंकज राजपूत की टीम मौके पर मौजूद रही। टीम ने संबंधित खसरा संख्या की चक्रोड और नाली से अवैध कब्जा हटवाया और मार्ग को पूरी तरह खुलवा दिया। स्थानीय ग्रामीणों के अनुसार ये चक्रोड करीब 3 दशक से बंद पड़ी थी, जिससे आवागमन में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। काशीपुर में उप जिला अस्पताल में चिकित्सा प्रबंध समिति की बैठक से पहले मुख्य विकास अधिकारी देवेश शासनी ने औचक निरीक्षण किया, जहां शुरुआत से ही अस्पताल की अव्यवस्थाएं सामने आती चली गई। शौचालय में गंदगी, नल टोटियों की चोरी, सुरक्षा व्यवस्था की कमजोरियां, कमरों की टूटी फूटी और सफाई की कमी ने पूरे अस्पताल की वास्तविक स्थिति को उजागर कर दिया। निरीक्षण के दौरान सीएमएस डॉक्टर संजीव दीक्षित ने बताया कि जच्चा बच्चा वार्ड का सेंट्रलाइज एसी पहले 5 साल से खराब पड़ा है और उसे ठीक करने में 25 से 30 लाख रुपए की जरूरत होगी।
सीडीओ ने मरीजों और परिजनों से भोजन, दवाइयों और सेवाओं को लेकर फीडबैक लिया। जहां इलाज को लेकर अधिकांश मरीज संतुष्ट दिखे, लेकिन भोजन व्यवस्था कमजोर बताई गई। अस्पताल में विशेषज्ञ डॉक्टरों की भारी कमी भी सामने आई है। देखिए, जैसे कि माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश हैं और जैसे हमारे डीएम सर के भी डायरेक्शंस हैं, हम लोग जितने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट ऊधम सिंह नगर के हॉस्पिटल्स हैं, हम उनका सबका निरीक्षण कर रहे हैं। जो भी हमारे यहाँ गैप्स पाए जा रहे हैं, चाहे वो हमारे डॉक्टर्स की पोस्टिंग्स का हो, चाहे वो मशीन्स हों जो अगर ख़राब हों, या कुछ भी ऐसे इश्यूज़ जो हम लोग ढूंढ रहे हैं या मिल रहे हैं, उन सब का हमें रेजोल्यूशन करना है। आज इसी संदर्भ में सीपीएस बैठक से पहले और सीपीएस बैठक की जो हमारे एजेंडा पॉइंट्स को उनका निरीक्षण करने में काशीपुर आया हूँ। डॉक्टर साहब और उनकी टीम और एसडीएम साहब भी यहीं पे हमारे साथ हैं। काफ़ी सारे हम लोगों ने इश्यूज़ देखे यहाँ पे और उनको कैसे रेक्टिफाई करना, उस पर भी हम लोग और चर्चा करेंगे। कुछ जो सिंपल चीज़ें हम आपको बताने वाले हैं, जैसे कि हमारे जो डिलीवरी रूम्स हैं, जो हमारा न्यूबॉर्न स्टेबलाइजेशन यूनिट होता है, जहाँ जहाँ छोटी क्लीनलीनेस की प्रॉब्लम है, वाटर सीपेज की प्रॉब्लम है, एयर कंडीशनिंग की प्रॉब्लम है, वो सब हम लोग आने वाले हफ्ते या 2 हफ्ते में आपको दिख जाएगा बदलाव। बिफोर एंड आफ्टर में हम लोग वहाँ पे एयर कंडीशनिंग लगाएंगे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधे जुड़ेंगे संवाददाता अजहर मलिक से। अजहर, जिस तरीके से निरीक्षण किया गया है, कई सारी खामियां मिली हैं, ऐसे में अब क्या कुछ आगे देखने को मिल रहा है? कब तक ये जो खामियां हैं इनको ठीक कर लिया जाएगा? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, काशीपुर का सरकारी अस्पताल में खामियों का अंबार है और डॉक्टरों की कमी के चलते ये हॉस्पिटल सिर्फ एक रेफर सेंटर बनकर रह चुका है। इतना ही नहीं, मेडिकल डॉक्टरों द्वारा बाहर से दवाइयां और कई सारी फैसिलिटी या साफ सफाई को लेकर काफी मामला है। जिस तरीके से अधिकारियों द्वारा यहाँ निरीक्षण किया गया है, कई खामियां आई हैं। मुख्य खामियां सफाई व्यवस्था को लेकर देखी गई हैं और डॉक्टरों की कमियां को देख उनके द्वारा आश्वासन दिया गया है कि जल्द से जल्द इन कमियों को दुरुस्त कर लिया जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि इतने लंबे समय से जिस तरीके से कमियों का अंबार लगा रहता है और यह कहा जाता है कि दुरुस्त कर दिया जाता, फिर फाइलें क्लोज कर दी जाती हैं, उसके बाद स्थिति वही सेम कंडीशन में रहती है। तो ये अपने आप में एक सवाल है कि खाली निरीक्षण सिर्फ औपचारिकता रहती है या वास्तव में निरीक्षण पर कार्रवाई होनी चाहिए, जो कमियां उन्हें दुरुस्त करा जाए ताकि आने वाले मरीज अपनी सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं, संक्रमण से बच सकते हैं। जी बिल्कुल अजहर, जिस तरीके से आपने बताया कि अभी कमियां देखने को मिल रही हैं, ऐसे में आश्वासन भी दिया है, ऐसे में पहले भी इसमें निरीक्षण किया गया है इस तरीके का? निरीक्षण का रूटीन लगातार जारी रहता है। हर बीच बीच में अधिकारियों को, उच्च स्तरीय अधिकारियों का निरीक्षण लगाया जाता, फिर लंबी लिस्ट बनती है खामियों की और उसके बाद वो लिस्ट कहीं धूल में दल जाती है। फिर उसके बाद दोबारा अधिकारी आते हैं, दोबारा निरीक्षण करते हैं, फिर खामियों की लिस्ट बनती है, उस पर कोई भी संशोधन, कुछ भी काम ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं देता जिस पर कहा जा सकता है कि कमियों को दुरुस्त कर दिया गया। अधिकारियों द्वारा कमियां बराबर रहती हैं, निरीक्षण के दौरे लगातार बढ़ते जाते हैं। जी बिल्कुल अजहर, देखना होगा कि अभी इस निरीक्षण का क्या कुछ असर देखने को मिलता है। धन्यवाद हमारे साथ तमाम जानकारी साझा करने के लिए। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।